सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। कुछ हालात की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या सिचुएशन है। ईरान इजराइल जंगबंदी के बाद अब दुनिया की तवज्जो गजा पर है। इजरायली हमलों में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर इमदाद के मुंतज़िर शहरी थे। खबरें हैं कि इजरायली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ने 2 हफ्तों में गजा में जंगबंदी पर इत्तफाक किए, मगर हम ये देख रहे हैं कि गजा और मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों की बेदखली के इजरायली मनसूबे पर खबरें भी बहुत अहम हैं और सवाल भी बहुत, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश ज़ाहिर की है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने अगले हफ्ते अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है, जबकि फ्रांसीसी सदर ने ईरान के जौहरी मुआहदे से निकलने को ख़तरनाक करार दिया है। ट्रंप की तरफ से चाइना को ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त देने के बयान के बाद ईरान पर पाबंदियों में नरमी का हम देख रहे हैं कि अभी पता दे रहे हैं। ऐसे में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से रब्ता हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म ने जंग बंदी में किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप के किरदार को सराहा है। अब सिचुएशन क्या बनेगी? एक जानिब हम देख रहे हैं कि ईरानियन उनकी जानिब से कह दिया गया है कि जो निगोसिएशंस चल रही थी यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर, उसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, जबकि सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम सख्ती से इस चीज़ को बावर करवाएंगे ईरान को कि वो यूरेनियम प्रोग्राम नहीं लॉन्च कर सकते, ना वो शुरू कर सकते हैं, इस पर काम नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानिब गजा में सीज़ फायर, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट के हवाले से जो यूएन की रिपोर्ट है वो बड़ी तशवीशनाक है। सारे सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं हमारे एनालिस्ट। मैं गेस्ट का तारुफ करवाती हूँ। इत्तिशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, अहमद हसन अल अरबी IR एक्सपर्ट, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं एक्सपर्ट, उसके एक्सपर्ट हैं और अपना तज्जिया इस पर बड़ा हम पेश करते हैं। तीनों को मैं वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में। मैं आगाज़ करूँगी आपसे अहमद, किस तरह से आप देख रहे हैं एक ख़ास तौर पर ईरान में एक तो क्रैकडाउन भी किया जा रहा है जो इजराइल का और इंडिया का जो वहाँ पर नेक्सस है, जो एक्टिवली काम कर रहा था ईरानियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, वहाँ पर स्पाई का काम जारी था उनकी जानिब से। और दूसरी जानिब निगोसिएशंस पर उस हवाले से भी उन्होंने बता दिया कि कोई अब इस हवाले से निगोसिएशंस नहीं होंगी। लेकिन इजराइल की जानिब से गजा में भी हम देख रहे हैं कि सिचुएशन को वर्सन किया जा रहा है, वहाँ पर सीज़ फायर की बात भी की जा रही है और ईरान के हवाले से भी उनका स्टेटमेंट बड़ा अहम है। ख़ास तौर पर ये स्टेटमेंट आना ईरानियन इजराइल के जो चीफ डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से कि जी हम खामनाई के उनको टारगेट करने की तलाश में थे, लेकिन नहीं कर पाए, उसमें फेल अटेम्प्ट हुई। किस तरह से देखेंगे अब आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले जो ईरान में स्पाइस का नेटवर्क है, जो इसराइली मोसाड और इंडियन रॉ के एसेट्स ईरान के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने ईरान को बैकस्टैप किया 13 जून वाले अटैक में भी, और उसके बाद जो अमेरिकन जो B-2 बॉम्बर्स से उन्होंने जो अटैक किया उसमें भी जिस तरीके से भारत ने फैसिलिटेट किया, उसके बाद इट वाज नेचुरल कि ईरान की तरफ से रिटेलिएशन और ईरान की तरफ से काउंटर एक्शन होगा, जिसमें ईरान को इंडियन स्पाइस से पाक किया जाएगा। और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो थी ईरान के अंदर सैबोटाज में, वो डॉक्यूमेंटेड थी। और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी कि इतना सारा कुछ देखने के बाद भी ईरानियंस, क्योंकि आपने देखा कि दुनिया की तारीख का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर जो पकड़ा गया, उसका नाम कुलभूषण यादव था, और वो यही कहता था कि चाबहार पोर्ट के ऊपर मेरा एक बिजनेस है, वो कवर था उसका, वो चाबहार पोर्ट से रिलेटेड था। और चाबहार पोर्ट के ऊपर अडानी की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी, और अडानी की मिडिल ईस्ट के अंदर जो दूसरी पोर्ट जिस पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी वो हैफा की पोर्ट थी। तो लिंक तो वहाँ से डायरेक्ट था उस वक्त भी। और फिर जिस तरीके से इसराइल और इंडिया का अलायंस था, जिस तरीके से इनकी इंटेलिजेंस शेयर होती थी, जिस तरीके से इनकी मिलिट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, जिस तरीके से ये वॉर डॉक्ट्रिन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, जिस तरीके का इनका अलायंस है आपस में एक दूसरे के साथ, तो ईरान को उस वक्त ही चौकन्ना हो जाना चाहिए था भारतीयों के लिए, स्पेशली कि जब उनकी एक हिस्ट्री है कि वो पूरी दुनिया के अंदर सैबोटाज और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके जिस मुल्क में होते हैं उस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो अब अगर ईरानियंस इंडियंस के खिलाफ कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये अच्छी बात है और इनको मजीद तेज़ी के साथ इसको करना चाहिए और आगे से ख्याल रखना चाहिए कि इंडियंस को कितना एक्सेस देना है और कितना नहीं। दूसरी बात आपने की मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हो रही है सीज फायर और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। अच्छा, अब उसमें देखें, वो कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड अ स्टोरी। सो जो
द स्टोरी दैट इज बिहाइंड द स्टोरी, उसको देखना बहुत जरूरी है। इसराइल के जो हर फसाद है उसकी जड़ जो है, जो आप अगर रिसर्चर्स को देखें और इनको पढ़ें, या साइक्स पिकेट एग्रीमेंट हो, या बेल्फोर डिक्लेरेशन हो, या इसराइल का बनना हो, या ऑडिट यूनियन का प्लान हो, या ये अभी जो इसराइल ईरान वॉर हुई है, इस सारों में जो फसाद की जड़ है वो द प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल है, द एक्सपेंशनिज्म ऑफ इसराइल है। और उस एक्सपेंशनिज्म को पहले तो ब्रिटिश एम्पायर जो है वो सपोर्ट करती रही और अमेरिकन सपोर्ट करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर की सपोर्ट वीन आउट हो गई, और अब पिछले कोई तकरीबन 50-60 सालों से सिर्फ अमेरिकन हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल हैज नेवर फॉट अ वॉर ऑन इट्स ओन। इसराइल को हमेशा अमेरिकन की जरूरत पड़ी है अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स को अचीव करने के लिए, और कायद आज़म ने भी यही कहा था 40s के अंदर कि आप अगर इसराइल के पीछे से इंग्लैंड और अमेरिका की सपोर्ट निकालें तो मैं देखता हूं ये कितनी देर सर्वाइव करती है। सो अब ये हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि अमेरिका थोड़ा सा रिलक्टेंट है इसराइल को सपोर्ट करने में, क्योंकि अमेरिका के अपने अंदर मसले बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप एक पॉपुलर लीडर है, वो एंटी वॉर रिटोरिक के बेस पे आया है। दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गई है। चाइना और रशिया अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, टकर कार्लसन को आप सुन लें। सो दुनिया, अमेरिका इस वक्त ये चाह रहा है कि अपनी फोर्सेस को पुल आउट करे जो दुनिया में उसने फैलाए हुए हैं, अपने रिसोर्सेज, और अपने घर के अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आए। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा था ट्रंप का, वो भी ऐसे ही था कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, बाहर से अपनी रिसोर्सेज को और जो हमारा एसेट्स हैं उनको हम पुल आउट करेंगे और अमेरिका के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। सो अमेरिका की रिलक्टेंस है इस वक्त इसराइल की जंगों में साथ देने का। ईरान वाले मामले में आपने खुल के देख लिया, बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू को क्रिटिसाइज किया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से क्रिटिसाइज किया, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने क्रिटिसाइज किया। सो अब जो इक्वेशन है मिडिल ईस्ट के अंदर वो चेंज हो रही है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि ट्रंप को जो नोबेल पीस प्राइज और इन सारी चीज़ों की जो एक प्रेसिडेंट ऑफ पीस के तौर पे अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहा है, उसके लिए भी वो हत्तल वसा कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो जंगें हैं बड़ी, जो गाजा के अंदर सीज फायर है, जो ईरान वाला सीज फायर है, जो इंडिया पाकिस्तान वाला भी इवन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उनके कहने पर हुआ है, तो वो अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पीस पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से आपको ये मिडिल ईस्ट के अंदर चेंजेस नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों में मजीद आप देखेंगे कि इसराइल की और मिडिल ईस्ट की जो इक्वेशन है उसमें मजीद तब्दीलियां आएंगी। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, एक जानिब सीज फायर की बातें कर रहे हैं और वो विद इन 2 वीक्स की बात पे नेतन्याहू ने भी अग्री किया है ट्रंप के साथ टेलीफोनिक राब्ते में, लेकिन दूसरी जानिब फोर्स डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं वेस्ट बैंक की जानिब वो तेज़ी से किया जा रहा है, और वहाँ पर जो एड जा रही थी, वहाँ एड लेने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको डायरेक्टली मारा जा रहा है, असैसिनेशंस हो रही हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये किस तरह की सीज फायर की जाएगी? इन हालात में आपको लग रहा है कि ये सीज फायर की जानिब जाएंगे? देखिए, हम ना इस कॉन्फ्लिक्ट का जो आपने ईरान और इजराइल का देखा, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट देखी, इसको हमें इस तरह देखना चाहिए कि एंड गेम क्या हुई है, फेस सेविंग किसको मिली है और किसने अपने अहदाफ पूरे किए हैं। 3 चीज़ें हैं। देखिए, पहली तो बात ये बात माननी पड़ेगी कि ये जो पेंटागन की लीक रिपोर्ट जो CNN ने की थी, उसके बाद से अमेरिकी मीडिया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने डिफेंस मिनिस्टर की और उनके जो क्या कहते हैं चीफ ऑफ स्टाफ की, कितनी एम्बैरेसिंग उनकी सिचुएशन थी। देखें, जिस तरीके से अब फुटेज आना शुरू हो गई है कि वो अमेरिकी हमले से पहले वो लाइन में लगे हुए धड़ाधड़ जो ट्रक निकल के जा रहे थे इन तीनों न्यूक्लियर साइट से, वो बड़ा वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि 400 kg था या कितना मवाद था यूरेनियम का लेके चले गए। यही बात CNN की रिपोर्ट कहती है कि जी इतना उनको नुकसान नहीं हुआ, वो लगे हुए हैं कि जी इतना नुकसान हुआ। फिर आप देख लें, कल जो आयतुल्ला की तकरीर है, इतनी सख्त तकरीर है, आपने एक लफ्ज़ ही अमेरिका की हुकूमत किसी एहलकार ने बात की नहीं बात की। और दूसरा देखें, आउटकम में बड़ी चीज़ है आमना कि ईरान ने एज ए नेशन जिस तरह उन्होंने अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को रिकवर किया है, वो देखें वो सब जगहों पे बात हो रही है। उसके बाद आप देख लें जो अब एंड गेम में जो सामने चीज़ें आई बातें, वो क्या हो रही हैं? 3 चीज़ें हैं। एक तो अब्राहम एकॉर्ड की बात हो रही है कि जी जब बनने जा रहे हैं ये इस्लामी मालिक भी, पहले ही आप देख लें UAE और बहरीन ने एक्सेप्ट कर लिया था, रिकगनाइज़ कर लिया था। कतर, उससे पहले तो आप देख लें टर्की ने, इजिप्ट ने और जॉर्डन ने तो पहले ही किया हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट इन लाइन ये ममालिक भी होंगे, इसलिए कहा जा रहा है कि अब गज़ा की तरफ जाया जाएगा मामला। और एक और चीज़ आमना रिवाइव हो गई है, ये 2 स्टेट सलूशन की बात दोबारा शुरू होगी। इत्तलात यही है कि अमेरिकन ने इनको राज़ी किया है कि आप 2 स्टेट की तरफ जाएं। आपने देखा पहले जो बड़ी बहस थी कि जी गज़ा वो रेवेरिया ऑफ मिडिल ईस्ट बनाने की बात तो ख़त्म हो गई। अब कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के मालिक को ये जिम्मेदारी जा रही है कि इनिशियली आप वहाँ जाएँ और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें।
एक तो ये है। दूसरा, ईरान को जिस तरीके से राम करने की कोशिश की जा रही, कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि $30 बिलियन अमेरिका ने ऑफ़र किया है। अगरचे पैसे की कमी नहीं है, तेल उनके पास बड़ा है, प्लस उनको कहा कि $6 बिलियन आपके जो हमने फ्रीज़ किए हुए वो आपको रिलीज़ कर देंगे, पूरी दुनिया में आप कारोबार कर सकते हैं, तजारती पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और चाइना के बारे में तो प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जी आप जितना तेल चाइना ख़रीदना चाहता ख़रीदे और हमसे भी ख़रीदे, क्योंकि 10-12 साल पहले ऑयल एंड शेल गैस जो निकली अमेरिका में, उनके पास इतना तेल है, वो कहते हैं हमसे ख़रीद लिया जाए। अब अगली बात जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। देखिए, गज़ा के बारे में कहा जा रहा है कि ये 2 हफ्तों में ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये सीज़ फायर हो गई, नुकसान हुआ, बड़ी तबाही हुई, फिर बात पुरानी हो जाएगी, लंबी बात हो जाएगी कि ये 7 अक्टूबर 2023 क्यों कराया, हमास क्यों प्रॉक्सी बना, उनको नहीं पता होना चाहिए था कि क्या हाल होना है। इतने लोगों को मरवाने के बाद अब वो सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं। चलें, अल्टीमेटली लोगों की जान बचे, बड़ी बात है। मिडिल ईस्ट का नक्शा, वो जो कहा जा रहा था अपना रिजीम चेंज, वो बात ख़त्म होगी। और दूसरा ये कहा जा रहा था कि ये ग्रेटर इसराइल बनाना है और न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसराइल को बनाना, फॉर द टाइम बिंग वो तो रुक गया। इसराइल पे भी ये बड़ा शदीद दबाव है, अपने लोगों का भी है, अमेरिका का भी दबाव है कि जी बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा बदनामी है, दुनिया एक्सरसाइज कर रही है, अपना उनका मीडिया एक्सरसाइज कर रहा है, और उनका रिपब्लिकन आप देख लें इतना उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, डेमोक्रेट तो कर ही रहे हैं। तो अब सारे सिनेरियो में लगता है कि मामला 2 स्टेट्स की तरफ जाएगा, नरमियाँ पैदा की जाएंगी और इब्राहिम अकॉर्ड नेक्स्ट इन लाइन सऊदी अरब UAE भी होंगे, और नथिंग कैन बी सेड किसी स्टेज पे पाकिस्तान को भी कहें आप इसका बने। हम तो कह चुके हैं, पाकिस्तान पहले ही कह चुका है, मुशर्रफ साहब के ज़माने में खुशी साहब कह चुके हैं कि ये बाकी अरब मामले के साथ मामला इनके तय हो जाए तो हमारा डायरेक्ट झगड़ा कोई नहीं है, हम भी मान लेंगे अगर ये मान लेते हैं। तो मुझे लगता है अमरीकी जो है ना जिस तरफ जा रहे हैं हमने, मुझे लगता है उन्हें इसमें मामले में कामयाबी मिल रही है। लाख आप कहेंगे जी किसने ब्लफ किसको किया, लेकिन आदाब मुझे लगता है अमरीकी अपने हासिल कर लेंगे। और प्रोसेस में अब कहा जा रहा है कि रजीम चेंज, नेतन्याहू की तबाही होनी है, अब उसके खिलाफ ही केसेस खुल रहे हैं, उसको उठाया जाएगा और ये इंटैक्ट है। ईरान अपनी जगह बैठा हुआ है। और आखिरी बात आमना यह है कि जिस तरीके से कतर पे अटैक करने के बाद ये नाइट भी है इस्लामी मालिक के लिए, गल्फ कंट्रीज़ के लिए, क्या हो गया, लिहाजा ये सूरत हाल तेज़ी से बदलेगी। अब सब लोगों की अपनी शाह साहब की जानिब चलते हैं। शाह साहब, कहा जा रहा है कि अमेरिका प्रिवेल करेगा। ईरानियन तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम सरेंडर नहीं करते, ना ही हम इस कौम ने कभी सरेंडर किया। सरेंडर करने का मतलब है आप गिव अप कर दो अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे। और कह कौन रहा है, अमेरिका जैसे मुल्क या इसराइल जैसा मुल्क जो कि खुद न्यूक्लियर वेपन रखते हैं। तो इसमें एक तो ये क्लियर मैसेज चला गया कि हम न्यूक्लियर टॉक्स का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। अगर ये न्यूक्लियर टॉक्स का हिस्सा नेक्स्ट वीक जो कि सदर ट्रंप बता रहे हैं कि होगी, तो उसमें नहीं जाते तो फिर उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस मिडिल ईस्ट में फिर एक दफ़ा से जंग आप देख रहे हैं। देखिए आमना, मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह मैसेज चला गया है और नॉर्थ कोरिया की तरह मेरे ख्याल में ईरान अब जाएगा। मेरी ज़ाती राय है, उनसे इत्तेफाक ना करें। मेरे ख्याल में अब ओपन डिक्लेरेशन पे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। आप अगर नहीं इस पे देखें तो कुछ दिनों के अंदर आपको तमाम चीज़ें अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो कुछ ट्रंप ने किया इसराइल की मजबूरी की वजह से किया या उनको ड्रैग किया गया, लेकिन फेस सेविंग के लिए जो 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर टारगेट किया, स्ट्राइक किया, और कुछ ही दिनों के बाद मतलब बाकायदा खुद भी मान लिया गया जो लीक्स हुई कि उनको नुकसान नहीं पहुंचा और तमाम जो न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट हुई थी वो सेफ है, या वो चाइना की मदद से हुई या जो है वो रशिया की मदद से हुई। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि बुशेर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ रशियन साइंटिस्ट मौजूद हैं और वहाँ एक रेड लाइन रशिया ने बड़ी ओपनली ड्रा की थी कि अगर बुशेर के न्यूक्लियर साइट के ऊपर स्ट्राइक की गई तो फिर डायरेक्टली पुतिन और रशियन जो इंतजामिया है वो उसके अंदर इंट्रूड करेगी। तो इसमें तो बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि बेशक जो 3 फॉर्डो का था या नाटैन का था या तीसरा जो साइट थी अस्फहान के अंदर, उसके ऊपर बेशक टारगेट किया गया। आज आप देखते हैं कि CNN की एक रिपोर्ट है, एक्सक्लूसिव, वो क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका ने ऑफर किया है $30 बिलियन वो सिविलियन एनर्जी और एनरिचमेंट के लिए, सिर्फ मतलब है वेपन पर्पसेस के लिए नहीं, ईरान को ऑफर करें एक नया न्यूक्लियर प्लांट बिल्ड करने के लिए जिसमें सिविलियन एनर्जी और सिविलियन के इस्तेमाल के लिए उसको और फंडिंग की जाएगी। जो मिडल ईस्टर्न ममालिक है, चाहे कतर करता है, सऊदी अरब करता है, UAE करता है। बाकी जो इससे पहले आपने बात की कि जी हालात किस तरफ जाएंगे, देखिए इसराइल के लिए जो फेस सेविंग अमेरिका ने फराम की, मेरे ख्याल में जितनी तबाही इसराइल की हो चुकी है तमाम दुनिया को पता है, वहाँ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकल रही हैं। जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, मेरे खुद एक दोस्त है वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, और जो चीज़ें वो भिजवा रहे हैं आप देखें, मेरे ख्याल में जो तबाही हुई है उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा इसराइल इफेक्ट हुआ है। अगर आप बिल्कुल ट्रंप साहब ने देखें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है ना कि टुवर्ड्स द एंड जो वॉर वाला सारी सिचुएशन थी उसमें इसराइल को बड़ी बुरी तरह मार पिटी है।
देखिए, एक दोनों चीजें ये कि हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है सिवाय CNN के एक कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए। बाकी लोकल लोगों को तो उन्होंने काम नहीं करने दिया और उनको भी वहां से हटाते रहे। लेकिन चीजें निकलेंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे ख्याल में जो इजराइल का एक्सपेंशनिस्ट प्लान था, जो नेतन्याहू जो है वो एक नक्शा दिखाते रहे लोगों को, मेरे ख्याल में वो बड़ी हद तक जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। लेकिन एक जो दुनिया के अंदर मामला हो रहे हैं वो ये है कि जूइश और ज़ायनिस्ट लॉबी के खिलाफ एक नफरत का अंसर जो है तमाम दुनिया के अंदर मौजूद है। अब आप देखें वेस्टर्न दुनिया हो या ईस्टर्न दुनिया हो, वहां अब जूइश कम्युनिटी खुद जो है वो थ्रेटन फील कर रही है। बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम न्यूयॉर्क के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, इवन ब्रिटेन के अंदर हम इनसिक्योर फील करें बिकॉज ऑफ द ज़ायनिज्म और जो ज़ायनिस्ट लॉबी का एक्सपेंशनिस्ट प्लान था। अब बात आखिर में जो गजा की आपने इसमें शुरू में इंट्रो में बात की, मेरे ख्याल में कतर और UAE को ये टास्क दिया गया है कि वो गजा के अंदर रीबिल्डिंग करें और वहां से जो रिलोकेशन होगी, बल्कि एक लिहाज से मैं समझता हूँ एक नया प्लान शायद ये होगा कि वहाँ पे लोगों को जो डिस्प्लेस किया जा रहा है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर और इस्लामी मुल्कों को आगे किया जाएगा कि वहाँ से लोगों को निकाला जाए। तो ये भी मेरे ख्याल में उस एक्सपेंशनिस्ट प्लान का हिस्सा है। अब देखना ये होगा कि गजा का कौन सा पोर्शन इसराइली उसमें इंटरेस्टेड है, अमेरिका कौन सा हिस्सा उसको देना चाहता है। और ऑब्वियसली अगर आप अपना उसको ओवरऑल रूट को देखें तो उसकी कोशिश होगी कि गजा का जो समुद्री इलाका है वो इसराइल किसी न किसी तरीके से जो है उसके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करे और ये शायद मुसलमान मुल्कों को भी कन्विंस किया जाएगा। देखें, इतना सिंपल नहीं है। मैं नहीं समझता कि यहूदी लॉबी या जो ज़ायनिस्ट लॉबी और अमेरिका की साजिशें जो है नाकाम होंगी। बेशक अमेरिका इस वक्त बड़ा पोलाइट है, पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा है और हम भी बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें अमेरिका की पहले की साजिशों को भी देखना होगा। 3-4 दफ़ा वो हमें डिश कर चुका है, हर दफ़ा हमें धोखा कर दे चुका है, चाहे अफगानिस्तान के अंदर है, चाहे वो पाक इंडिया वार के अंदर 65 में हुआ था या आज हुआ था। तो पाकिस्तान को अपनी लोकल रीअलाइनमेंट को देखना होगा। हमें चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, तुर्की, ये हमारे ममालिक है और ईरान। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो ईरान के साथ हमारी एक कहते हैं ना रिकॉन्सिलिएशन हुई है, ओवरऑल जो हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, उससे हम एक बहुत बड़े जैसे कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था मुसाद और रा का बलूचिस्तान को तबाह करने का, वो काउंटर हुआ। तो कितना बड़ा एक मिसाल के तौर पे एक नेक्सस तोड़ा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ देखने की बजाय एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि अयूब खान साहब की एक मुलाकात पाकिस्तान को आज तक बड़ी महंगी पड़ी। उसके बाद जिया साहब ने जो कुछ किया वो बड़ा महंगा पड़ा। बेशक हमारे COS फील्ड मार्शल गए हैं, लेकिन अब हमने टेक्निकली देखना होगा कि हमारे मफादात क्या है। क्या अमेरिका के साथ जाने में हमारे मफादात हैं या दूसरे अलायंस के साथ जाने में हमारे मफादात हैं। सही है। तो शाम साहब क्विकली ऐड ऑन कीजिएगा, ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे। जी, मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ। आमना, एंड गेम में जो बात देखी जा रही है और मेरा ख्याल अगर वो हो जाती है बहुत अच्छी है, जिस तरह कहा जा रहा है कि गजा की पट्टी, वेस्ट बैंक और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ये सारे मिल के अगर ये प्लान कर दिया जाता है कि 2 स्टेट सलूशन में ये आएंगे और मज़ीद जो कहा जा रहा है कि जी अपनी इलीगल आबादियाँ नहीं बनाई जाएंगी, इलीगल जिस तरीके से आपने देखा कि वो लोगों को अपने इजराइलियों को आबाद करते थे, वो अगर रोक दिया जाता है तो मेरा ख्याल है ये फॉर द टाइम बिंग तो एक बहुत बड़ा अच्छा सोल्यूशन होगा। और फिर ये मुस्तकिल बुनियादों पर हम देख रहे हैं कि जो एक मिडल ईस्ट में तूफ़ान मचा रहता है उसमें कोई कमी वाक़ होगी। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जाहिर अहमद हसन अल अबरी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम सब साथ ही रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर अहम स्टोरीज हैं उन पर डिस्कस किया जाएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। नेशनल असम्बली ने 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट मंजूर कर लिया है, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में नाश्ता दिया, जिसमें चेयरमैन सेनेट, काबीना और हुकूमती अरकान ने भरपूर शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट मंजूरी में साथ देने पर इत्तेहादियों का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इस मंजूरी से पहले ऐवान में सियासी तनाव और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात का बहुत शोर था। MKM और पीपल्स पार्टी ने इब्तदा ही में अपने खदशात का इजहार कर दिया था, मगर जब मंजूरी की बारी आई तो बिलावल भुट्टो ने ना सिर्फ बजट को सपोर्ट किया बल्कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फ़ंड्स 20% बढ़ाने की तारीफ भी की। अपोजिशन की तमाम तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए हुकूमत ने बजट को अपनी शराइत के मुताबिक कसरत राय से मंजूर करवाया, मगर सवाल ये कि बजट की मंजूरी का आवाम को किस हद तक फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ हम तजिया लेंगे एलाइज़ के जो रवैये हैं उस पर भी। एहतशाम साहब का तब जिस वक्त बजट आया उस वक्त बिलावल साहब की जानिब से ये कहा गया था कि जी इसको पब्लिक किया जाए अवाम के सामने बजट डॉक्यूमेंट को। इस कंडीशन के बगैर ही हमने कल देखा कि बड़ी खुश असलूबी से बजट जो है वो मंजूर भी हो गया, बल्कि तारीफ़ भी की गई बिलावल साहब की जानिब से। अब आप किस तरह से देख रहे हैं मामलात को? अवाम का भी किसी ने सोचा इस बजट में या नहीं?
और ये कमाल आपको एक और चीज, ये सारा जो क्रेडिट है ये BISP प्रोग्राम की वजह से बिलावल साहब दे रहे हैं, इसलिए खुश असलूबी से मामला हुए? नहीं, इससे आगे भी बहुत कुछ है, मैं आपको बताता हूँ। हम ना देखें, आपको याद होगा कि जब बजट पेश हो रहा था तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि जी हमें बहुत से हवालों से जिसको कहते हैं हमें नहीं लिया गया, जिसको अपने एतमाद में नहीं लिया गया, और ख़ास तौर पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान जो है वो सूबों का क्या होगा और मरकज़ का क्या होगा हमसे नहीं पूछा गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दबाव बढ़ता चला गया और फिर 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये ख़बरें थी कि जी इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हम बजट को पास नहीं करेंगे, फाइनेंस बिल 2024-25 का, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमारे मुतालबात को नहीं माना गया। लेकिन आपने देखा कि कल दिन में या परसों रात को बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग अटेंड की, उसकी खबरें आई जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे उनको डायरेक्ट किया कि आपने गवर्नमेंट को वोट करना है इसके लिए। देखिए 3 काम तो उनकी मर्ज़ी के हुए हैं आमना। एक तो जिसका आप जिक्र कर रही हैं, बेरोज़ी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 20% उनको बढ़ा दिया गया। फिर सोलर जो है इस पर जो टैक्स था GST 18% से 10% करवा लिया उन्होंने। तीसरा उन्होंने ये जो रखा था थ्रेश होल्ड 6 लाख के बजाय 12 लाख कर दिया जिनको लोगों ने टैक्स देना है। प्लस गिरफ्तारियों वाला मौजू भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो टैक्स नहीं देते 5 करोड़ तक से ऊपर जो लोग टैक्स चोरी करेंगे उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी। अब अगली बात यह है कि हम ना देखें, अब ये तो अब देखें जिस तरह 2-2.5 साल का पीरियड गुजर गया है, अब आइंदा के लिए जिस तरह आपने देखा कि जरदारी साहब बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जी अगला प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। सुना जा रहा है कि एक दफ़ा फिर लाहौर में जाके वो बैठेंगे और बस्टर करेंगे सपोर्ट लोगों की। इसी हवाले से आपने देखा MM महमूद जो है ना बावलपुर वाले, वो एक दफ़ा फिर एक्टिव हो गए हैं। और जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी में शामिल होना था जो PTI को छोड़ के गए हैं, वो कहा जा रहा है कि 25 से 30 MPs MNAs को लेके जाएंगे और कहा जा रहा है कि जी वो अपनी अगली गेम जो 2027 का इलेक्शन होना, जो जिसको कहते हैं कि ये ऑप्टिक्स हैं, कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब को लेके जाना है, इक़्तिदार में लेके आना है। अच्छा। इसके लिए पॉलिटिकल स्पेस भी मांग रहे हैं, जिस पर अभी तक कहा जा रहा है कि अपना मरियम नवाज़ राज़ी नहीं है। दूसरी तरफ आप देख लें, जो एक बुनियादी वजह बन रही है, जिनको लग रहा है कि इनके चांसेस ज़्यादा हैं कि PTI के अंदर इतने इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। हलीमा बीबी बानी PTI की जो है ना बहन, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया जी वो तो माइनस हो गए हैं। इसके बाद से पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, अंदर भी बाहर भी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसका देखते हुए इस वक्त पीपल्स पार्टी समझती है कि उनका एक अच्छा चांस है, उनको जिसको कहते हैं 2027 तक जो है ना वो खामोश होकर बैठेंगे अगर ये हुकूमत कंटिन्यू रहती है जिस तरह के लग रहा है। क्योंकि जो कहा जा रहा था, खबरें आ रही थी कि जी अगर बानी PTI के साथ मामला तय हो जाए तो शायद 1 1.5 साल 2 साल पहले इलेक्शन हो जाए, वहाँ से तो लगता है ऐसा नहीं है। तो नतीजतन लगता है कि अभी 2 साल 3 साल पीपल्स पार्टी की ये सियासत आप नहीं समझते बड़ी रवायती हो चुकी है, अवाम भी इसको गेम को समझ चुकी है। जब कोई बड़ी चीज़ होती है उस पर बिल्कुल ये हाथ मिला लेते हैं, बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, लेकिन उसके बाद हम बस बयानबाजी की हद तक मुखालफत देखते हैं। देखिए हम ना, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ओवर द ईयर्स पीपल्स पार्टी को इस बात का पता चल गया है, इस हकीकत का पता चल गया है कि वह उनकी पार्टी जो चारों सूबे में होती थी, चारों सूबे में बेनज़ीर का नाम जो आता था जंजीर, वो ख़त्म हो गई है। आप देख लें 13 सालों से सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है ना मोहित होकर रह गई है अपना क्या कहते हैं सिंध में, और बड़े खुश हो के मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं 13वां बजट पेश कर रहा हूँ। तो सवाल तो ये है कि उन्हें खुद भी शायद ख्वाहिश नहीं है कि बाकी जगहों पे आएँ, पंजाब में आएँ। अब 12 उनमें रियलाइजेशन हो रही है कि जी किसी तरीके से जब तक पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, यहाँ इंग्रेडिएंट्स नहीं बनाते, यहाँ अपने मामलात को ठीक नहीं करते, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इक़्तिदार में आना। लेकिन ज़ाहिर है अब वो देख रहे हैं दोनों तरफ से PTI का रवैया, हुकूमत का रवैया ठीक है, ऑन टॉप ऑफ इट इस्टेब्लिशमेंट जो है ना नरम गोशा रखती है। सच्ची बात है, अभी जिस तरह बिलावल भुट्टो बाहर गए थे, आपने देखा बड़ी पजीराई मिली उनको, लंदन गए, अमेरिका गए, ब्रसल्स गए, बड़ा अच्छा काम भी किया उन्होंने। तो उनकी जिसको कहते हैं खिदमात को सराहा भी जा रहा है, उन्होंने ग्रूम भी किया अपने आप को, एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो बिहेव भी कर सकते हैं, चीज़ों को समझ भी सकते हैं। अब देखना ये कि आइंदा आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल किस हद आगे जाती है। अगर तो मरियम नवाज साहब अगले 2-2.5 सालों में आमना कामयाब हो जाती हैं कुछ ख़ास काम करके दिखाने में, वो जो डिलीवर कर जाती है, तो फिर शायद है कि पीपल्स पार्टी के लिए इतने चांसेस नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है ना वो कम बैक करने की कोशिश करेगी। जहांगीर तरीन का आना अगर वो आ जाते हैं, जिस तरह अनाउंस करना रुक गया था, तो मुझे लगता है इनके लिए चांसेस तो हो गए। बाकी ये है कि ख्वाहिशें तो सबकी हैं, एफर्ट तो सबको करने की इजाज़त है कि आप अपने तौर पर किसको साथ मिला सकते हैं, गलत या सही को छोड़ दें। पॉलिटिक्स नाम ही हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ अब इसी तरह ही हैं कि जो जिसका जोर चलता है वो चला लेते हैं। तो मुझे लगता है ये अपनी ज़ात के
की हद तक तो उनका क्लाउड बड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी का मजबूत है, कोई करप्शन के चार्जेस हों, इस तरह की बातें उन पे नहीं आ रही। सिंध में बहुत कुछ होता है लेकिन उनका नाम डायरेक्टली बीच पे नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि ये अपने तौर पे एफर्ट करेंगे और ये कि जो हुकूमत की साथ देने का ऐलान किया है ये आंदा भी करते रहेंगे, ये इख्तलाफात होते रहेंगे। अभी आपने देखा 2 साल 1.5 साल जनूबी पंजाब में बड़ी कोशिश की थी, वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र वो बड़ी हद तक हुकूमत ने कुछ मान भी नहीं थी। कुछ और वालों से कह रहे थे कि जी हमारे MNAs MPs को उतने ही फंड दें जितने नून वालों को देते हैं, वो भी बड़ी हद तक उनको अकोमोडेट कर दिया था। आखिरी बात आमना जो है ना, जिसको आज फिर मुझे बड़ा दुख हुआ है, फिर मुझे दुख हुआ, आपने देखा फिर MNAs ने जिस तरीके से दोबारा वो सियालकोट की खातून जो जीत के आई हैं उन्होंने बिल पेश किया और फिर तनख्वाहें बढ़ाने की बात होगी। सुना जा रहा है 400 से 500% डिटेल आनी है। MNAs ने भी अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। देखें कोई नहीं रहा पीछे, मिनिस्टरों ने बढ़ा ली हैं और शुक्र है कि वो तो नोटिस लिया गया तो स्पीकर और चेयरमैन डायट सेनेट के हैं वो पीछे हट गए। लेकिन देखें अवाम की हालत क्या है, जो आप अवाम का पूछ रही थी। काश ये जितने बंदे 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन जीत के आते हैं, इन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। और आखिरी बात आना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने एक तो तनख्वाहें बढ़ा ली, आइंदा के लिए इन्होंने अब प्लान जो किया है MNAs MPs का, उन्होंने कहा कि जी ये जो ग्रेड हैं आपके 20, 21, 22 के हुकूमत के, उनके बराबर हमें ओहदे दिए जाएँ, तनख्वाहें दी जाएँ। और 10% तो आप हमेशा इंक्रीज देते हैं, बिल्कुल जब अवाम को तकलीफ दी जाती है उस जवाब ये पेश किया जाता है कि जी ये IMF का बजट है, IMF की जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस है इसलिए किया जा रहा है। लेकिन जब ऑस्टेरिटी लेने का वक्त आता है उस वक्त IMF क्या इनको ये कहा जा रहा है IMF की जानिब से कि अपनी सैलरी में रोज रेज लगाए जाएं? IMF कतई तौर पे नहीं कहता, बिल्कुल आमना कतई तौर में आमना देखें IMF ने तो बड़ा सख्ती से कहा अपने बजट को कम करें, आप अपना स्पेंडिंग जो है ना आपकी 25 से 30% कम होनी चाहिए, उल्टा 20% ज़्यादा हो गई है, साइज हुकूमत का बढ़ गया है। देखें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, अभी जितने MNAs MPs आज समझी से खबरें अंदर से ये आ रही थी, सारों की लड़ाई हो रही है, हमें एक अलहदा गाड़ी दी जाए, हमें ऑफिस दिए जाएँ, हमें ये किया जाए वो किया जाए। सारे आँखें बंद करके ना लगता है कि इस मुल्क को लूटने के चक्कर में रहेगी बात 25 करोड़ आवाम की, तो उनका कोई वाली वारिस नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपने बड़ा अहम तजिया इस मामले पर पेश किया है। बजट के हवाले से जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं नाज़रीन, वो हमने आपके सामने रखे हैं। हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। पंजाब का शहर है पाकपतन, जिसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ये स्टोरी है और बहुत ही दिल दहला देने वाली तशवीशनाक खबर, जो दुनिया में आंख खोलने वाले फूलों की पहली पनाहगाह ये हॉस्पिटल होना चाहिए था, वो मौत का घर उनके लिए बन गया और 1-2 नहीं पूरी 20 माओं की गोदें खाली हो गई। नन्हे फूल खिलने से पहले ही नाजरीन कब्रों में उतर गए। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट दिल दहला देने वाली है कि इनमें से 15 नौमौलूद सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर ही मौजूद नहीं था। जुल्म की इंतहा देखिए कि एक रात में ही 5 बच्चों ने माँ बाप की आंखों के सामने तड़प तड़प कर जान दे दी। इस पर डॉक्टर्स और नर्सेज पर मुश्तमिल कमेटी ने इन अमवात को तिब्बी मौत करार देकर सब अच्छा की रिपोर्ट बना दी। क्या ये जो 20 माओं की आहें हैं इस निज़ाम को झंझोड़ने के लिए काफ़ी नहीं? ये सिर्फ गफलत नहीं, ये बेहिस्सी का वो मकरू चेहरा है जिसे करप्शन और लापरवाही ने धुंधला दिया है। क्या इंक्वायरी महज रिपोर्टों की फाइलों में दफन हो जाएगी या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई इस बार होगी? इसी पर हम बात कर रिपोर्टर तारिक भट्टी पाकपतन से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच तारिक। तारिक, ये कहिएगा जो रिपोर्ट आई है, सबसे पहले तो इस पर जो फैमिलीज है मुतासरा उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये इम्पार्शल नहीं है, इम्पार्शल और कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। ये तो इंटरनली एक कमेटी कायम की गई और क्लीन चिट दे दी गई डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स को। अब वहाँ पर क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, किसी पर कोई जिम्मेदारी डाली गई है, हुआ क्या एग्जैक्टली? ये हुआ ये है, ये 20 बच्चे जो है ना, ये जब एक्सपायर होंगे तो ये दौराने डिलीवरी जो बच्चे एक्सपायर होते हैं 20, एक रात में 5 बच्चे जब एक्सपायर होते हैं उस वक्त एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। जो इंक्वायरी कमेटी है वो तस्दीक करती है कि 20 बच्चे जो हैं वो अब तक पिछले एक हफ्ते में 20 बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। जब 20 बच्चे एक्सपायर होने की खबरें जो हैं वो मीडिया पर नशर होती हैं तो जो सेक्रेटरी हेल्थ है नादिया साकिब, वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा करती हैं और दौरे के दौरान वो जो जिम्मेदारान हैं जिनमें वो ज्यादा तो नहीं और चंद जो 5 बंदे हैं उनको वो इंक्वायरी जिनके जिम्मे इंक्वायरी लगाई गई थी कि ये इंक्वायरी करें, उनमें से जो 5 बंदे हैं उनको सरेंडर कर देती है। सरेंडर करने के बाद अगले ही दिन इसी हॉस्पिटल में 3 नामलूम बच्चे और जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। 3 नामलूम बच्चे जब और यहाँ पे एक्सपायर होते हैं तो तब डिप्टी कमिश्नर जो है सादिया मेहर, उन्होंने इसकी रिपोर्ट की
साहिवाल में और कमिश्नर जो साहिवाल है उनकी ज़ेर निगरानी में अब एक नई जो कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें टीचिंग हस्पताल साहिवाल के AMS डॉक्टर मुजम्मिल इरफान हयात, सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर जवेरिया सादिया और बायोमेडिकल इंजीनियर अहमद बिलाल शामिल हैं, जो कि आजादाना तहकीकात करेंगे। और साथ में आपको मैं ये भी बताता चलूं कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2024 में 2,75,00,000 रुपए का जो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर हैं उनका बिल जो है वो बना, जिसकी इंक्वायरी जो है वो जारी थी PMU में, उसकी जो इंक्वायरी है वो जारी थी। तो अभी जो कंपनी है मुल्तान की केमिकल कंपनी जो है, उन्होंने अभी एक और बिल भेज दिया है जो 2,50,00,000 रुपए का है, जो अभी तक बकाया है। तो ये ऐसे वाकयात हो जाना, इनसाइडर्स के तारिक जो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से ही उसी की कमी थी, या डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स उनकी गफलत थी, नेग्लिजेंस थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हम देख रहे हैं कि हादसा बन गया उन वालिदैन के लिए, ख़ास तौर पे जो 4 दिनों के अंदर 5 दिन बनते हैं, 16 जून से 20 जून के अंदर ये सारी हलाकतें हुई हैं। जी, उसमें देखें कि ये 20 बच्चे तो पहले जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद 3 बच्चे फिर एक्सपायर हो जाते हैं। और ये जितने पैसे गैस के सिलेंडर पे इन्होंने हॉस्पिटल गवर्नमेंट जो अदा कर चुकी है, इतने में पाकपत में एक जो है वो नया युद्ध लग सकता है। ये नेग्लिजेंसी है इनकी बहुत बड़ी। यानी आप ये कह रहे हैं कि वहाँ वाज़े तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, ये तबई मौत के हवाले से अब ये वजाहतें दे रहे हैं वहाँ से, और क्लीन चिट दे दी गई है इस रिपोर्ट में। नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो लगाई ही नहीं गई। बच्चों को ऑक्सीजन लगाने वाला जो स्टाफ है वो भी मौजूद नहीं है। ऑक्सीजन तो इनके पास वाफर मिकदार में है। जब ये 2,75,00,000 रुपए का बिल जो है वो अदा कर रहे हैं, उसके बाद 2। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों को जो सस्पेंड किया गया है, अगर अस्पताल ये क्लेम कर रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये तबई मौत इनकी हुई है, ये पहले ही जिस वक्त लाए गए थे यहाँ पर वो क्रिटिकल कंडीशन में थे, एक तो इतना बड़ा इत्तेफाक हो गया कि 20 के 20 बच्चे क्या क्रिटिकल कंडीशन में आए थे यहाँ पर, इसी हॉस्पिटल में उनका आना था। और दूसरा ये कि इन्होंने जिन लोगों को सस्पेंड किया एडमिन के लोगों में से, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को तो इन्होंने निकाल दिया, क्लीन चिट दे दी है। तो फिर उनकी सस्पेंशन की वजूहात या वजह क्या बनी? देखिए, उनको तो इन्होंने किया है कि ये बंदे जो हैं ये इनकी नेग्लिजेंसी है, इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये बच्चे एक्सपायर हैं, जबकि उनकी नेग्लिजेंसी नहीं है। वो तो स्टाफ है, उन्होंने तो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है ना। आगे ऑक्सीजन लगवाना MS का काम है, डॉक्टर का काम है, उसके साथ साथ जो वहाँ पे अमला है उसका काम है ऑक्सीजन लगाना। अब जो ऑक्सीजन लगाने वाला बंदा है रात के वक्त, वो ये जराए से पता चला है कि वो ड्रग यूजर है, वो लगाता ही नहीं है, ऑक्सीजन लगाता ही नहीं है बच्चों को। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन ना लगने की वजह से बच्चे एक्सपायर। ऑक्सीजन तो इनके पास वाफर मिकदार में है, जैसा कि 2,75,00,000 रुपए का ये एक बिल अदा कर चुके हैं और 2,50,00,000 रुपए का इनके पास बकाया बिल है, तो ऑक्सीजन तो इनके पास वाफर मिकदार में है। ठीक है, इन दी एंड ये कहिएगा मुख्तसरन, क्योंकि वक्त कम है, महकमा सेहत पंजाब का इस पर रिएक्शन कोई आया है? क्योंकि हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया गया मुतासरा फैमिलीज की जानिब से। ये महकमा सेहत की तरफ से फिलहाल तो ये सब अच्छा करके ना, जो वो 5 बंदों को सरेंडर किया गया, इससे आगे कुछ नहीं हुआ। अभी तक की जो इंक्वायरी है ना वो जारी है, और जो डिप्टी कमिश्नर साहब है उन्होंने भी इंक्वायरी को मजीद जो है वो आगे कमिश्नर को फॉरवर्ड कर दी। कमिश्नर की ज़ेर निगरानी अब इंक्वायरी होगी। और फाइनल रिपोर्ट के हवाले से कुछ कब तक आएगी? फाइनल रिपोर्ट अभी तक इसकी नहीं है। जो पहले रिपोर्ट इन्होंने जारी की है जिसमें 20 बच्चों की जो हलाकत की तस्दीक हुई, और उसके बाद 3 बच्चों की ये जो रिपोर्ट है मेरे पास मौजूद है, तो इसमें जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने ये जो मेरे पास 20 की है और ये एक 3 बच्चों की जो रिपोर्ट है ना, इसको डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद करते हुए अब उन्होंने कहा है कि एक नई इंक्वायरी होगी, और वो इंक्वायरी जो करेंगे वो साहिवाल जो टीचिंग अस्पताल है उसके डॉक्टर शामिल है, उसके ऑफिसर शामिल है उसमें जो वो इंक्वायरी। चले अल्लाह करे ये अब फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो और जो असल जिम्मेदारान है उनको सजा दी जाए। थैंक यू सो मच तारिक भट्टी, इस करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मौसम की सूरत हाल पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ मौसम की सूरत हाल और उससे होने वाले नुकसानात की बात भी कर लेते हैं। मुल्क भर में मानसून की मूसलाधार बारिशें रहमत के साथ जहमत भी बन गई हैं।
छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात से इस्लामाबाद और पंजाब में 13 कीमती जानें ज़ाया हो गई, जबकि स्वात की अगर हम बात करें वहाँ से इंतहाई अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। दरिया के सैलाबी रैले वहाँ पर कई अफराद उसकी नज़र हो गए हैं और इस हवाले से NDMA पहले ही अर्बन फ्लडिंग और ख़तरनाक सूरत हाल से ख़बरदार भी कर चुकी है, मगर इंतज़ामात का हाल हमारे सामने ही मौजूद है। साथ ही साथ बारिश की पहली बूंद ने हमने देखा कि जो सारा सिस्टम है उसको आश्कार कर दिया। मुल्क के शिमाली और वस्ती इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई भी जारी है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। अब निगाहें कराची पर ख़ास तौर पर मरकूज़ हैं, जहाँ गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के मुख्तलिफ इलाके में वक्फे से तेज़ बारिश हुई। कई सड़कें ज़ेरे आब आई हुई हैं और बिजली यहाँ पर गायब हो गई है, क्योंकि बारिश होते ही 200 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। अब अर्बन फ्लडिंग से निपटने के तमाम दावे दुरुस्त साबित होंगे या कराची इस बार भी पानी में डूबेगा? ख़ास तौर पे अभी कराची की सूरत हाल पर बात करते हैं। यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा आइंदा 24 से 48 घंटे में? ख़ास तौर पे नज़ीर साहब, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। अंजुम साहब, शहर कायद कराची में हम देख तो रहे हैं कि क्या मौसम की सूरत हाल है, लेकिन यहाँ पर जब भी बारिश होती है ये जहमत ही बनती है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो खड्डों की सूरत हाल है, यहाँ पर बारिश का जो पानी इकट्ठा हो जाता है फिर उसको निकासी करना, ये भी एक चैलेंज बन जाता है। अभी क्या सिचुएशन रहेगी, किस हद तक बारिश होगी और 24 से 48 घंटे में आप क्या देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, गुज़िश्ता रात से ये बारिश का सिलसिला कराची में मानसून का आगाज़ हो चुका है और इसके साथ देखा कि आज सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हो रही है और ये सिलसिला इस बात की तवक्को है कि इतवार की अलग सुबह तक जारी रहेगा और इस सिलसिले में आज रात गए और कल का दिन जो है इसमें ज़्यादा बारिश के इम्कानात हैं और इस दौरान कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग के खदशे स्टिल बरकरार हैं। अच्छा, ये कहिएगा, अब हम थोड़ा मुल्क की मजमूई सूरत हाल की अगर हम बात कर रहे हैं कराची के अलावा, ख़ास तौर पे आप भी देख रहे होंगे, सुबह से ही हम खबरें देख रहे हैं, बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं स्वात से, जहाँ पे सैलाबी रैले की नज़र हो रहे हैं बहुत से लोग। वहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी बारिशों की सूरत हाल KP साइड में? लेकिन जी ये जो बारिश का सिलसिला जो इस वक्त जारी और सारी है, ये मुल्क के बालाई इलाकों में 2 जुलाई तक बरकरार रहेगा और जैसा कि आपने भी बताया कि NDMA और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने भी वेल बिफोर टाइम जो है इस बात की आगाही दे दी थी कि दरियाओं में जो है वो सैलाब के खदशात हो सकते हैं, स्पेशली जब आप पहाड़ी इलाकों के दरिया जो होते हैं वहाँ पर सडन पानी आता है, क्योंकि वो पहाड़ी एक बहुत ज़्यादा स्लोप होता है, तो उसकी वजह से जब पहाड़ों से पानी नीचे की जानिब आता है तो उसकी फ्लो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपैरेटिवली के जो मैदानी इलाकों में होता है। तो इस सिलसिले में हमारी आवाम भी इस बात का ख्याल नहीं रखती है, स्पेशली जो वहाँ बैठ के कारोबार कर रहे हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि वो अपने जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनको इस तरह डीप इलाकों में ना जाने दें दरियाओं में। तो ये तो लोकल जो लोग हैं उनको इस बात का वो देखना चाहिए, क्योंकि सयाह तो बाहर से आया होता है, उसको तो बेचारे को पता नहीं होता कि सिचुएशन क्या बनेगी। अच्छा, अब हम एक बार फिर कराची और सिंध की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। अभी कराची के अलावा आप सिंध के कौन कौन से हिस्सों में बारिशें देख रहे हैं? देखें जी, कल भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सिंध के तमाम इलाकों में बारिश हुई। ये सिलसिला आज भी बरकरार रहा और इस बात की तवक्को है कि कल के दिन भी जो हमारे मगरबी सिंध की अजलाएँ स्पेशली दादू, जामशोरो, इवन लाड़काना तक और शहीद बेनज़ीराबाद, नौशहरा फिरोज़, खैरपुर, इसके साथ अगर आप मशरक़ की तरफ आएँ तो यहाँ पर आज तो बहुत अच्छी बारिश हुई मीरपुर ख़ास और इससे मुलिका इलाकों में। तो इन इलाकों में स्टिल जो है जो लो लाइंग एरिया है यहाँ पर पानी खड़ा हो सकता है, क्योंकि बारिश की इंटेंसिटी अच्छी है। ठीक है, और ये कब तक बारिशें जारी रहेंगी कराची और सिंध में खुसूसन? सिंध में तो जी ये सिलसिला जो है इतवार की अलग सुबह तक रहेगा इंक्लूडिंग कराची। इसके बाद इतवार वाले दिन कराची में हल्की फुल्की बारिश रहेगी और उसके बाद आने वाले वीक के दौरान जो गैप टाइम पीरियड होगा उसमें कराची का मौसम बहुत अच्छा होगा। मैक्सिमम दर्जे हरारत 34-35 के आसपास रहेंगे। इस दौरान आसमान पर बादल भी मौजूद रहेंगे और सुबह और शाम और रात के औकात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला भी रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे एक बड़े ही अहम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, जो ना सिर्फ काबिल तारीफ़ है बल्कि मुआशरे में शादी जैसे मुक़द्दस बंधन को महफूज बनाने की तरफ एक अमली कदम भी है। जी हाँ, जस्टिस अतर बिनल्ला के तहरीर करदा इस फैसले में हुकूमत को हिदायत की गई है कि निकाहनामा नहायत सादा, वाज़े और आम फहम हो, ताकि कोई भी तालीम याफ्ता फ़र्द इसे बग़ैर उलझन के समझ सके। अदालत ने निकाह रजिस्ट्रार की अहलियत, दियानत,
इल्म और फ़हम को लाजिम करार देते हुए हुकूमत को हिदायत की है कि वो निकाह रजिस्ट्रार की बाकायदा तरबियत करे। उनके लाइसेंस और कारकर्दगी जांचने का भी इंतज़ाम किया जाए ताकि ख़वातीन को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस सादगी से सिर्फ अदालती बोझ ही कम नहीं होगा बल्कि ख़वातीन के हुकूक की मजबूत बुनियाद भी रख दी जाएगी। लेकिन क्या हुकूमत इस अदालती फ़ैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करा सकेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और क्या ख़वातीन को निकाह के बंधन में अब मुकम्मल कानूनी मिल पाएगा, ये मुआशरे का एक इम्तिहान होगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।